हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे एलो बुक के तहत हमने आपको एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट करा दी। 3 पार्ट थे, यानी एंसेंट हिस्ट्री की 40-40 मिनट की 3 वीडियो है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत की, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अरब आक्रमणकारी आए, फिर तुर्क आए, ये सब लोग कैसे आए और क्या क्या किया, ये सारी जानकारी हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि चिचनामा पुस्तक से हमें अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो कैसे पूछा गया था, इसमें पुस्तक नहीं दिया था, मतलब क्वेश्चन में दिया था अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है या किस पुस्तक में मिलती है। तो पुस्तक कौन है? चचनामा। समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, यानी ये अरबी थे, ने 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। कुछ स्रोतों के अनुसार 712 आपको दिखेगा। देखिए, आपको जब भी हिस्ट्री पढ़ाई गई होगी 711 तो नहीं दिखा होगा, 712 दिखा होगा दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? और 712 याद रखेंगे या 11, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, इतिहास में दोस्तों क्या होता है कि आगे पीछे 1-2 साल हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में कम होता है, लेकिन मिडवाल और एंसेंट में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एंसेंट में तो बहुत ज़्यादा ना, तो ये चीज़ अंदर दिखता रहता है एंसेंट में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हमें। लेकिन मॉडर्न में क्या है, बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं, बहुत सारा लिखित साक्ष्य मिल जाता है। तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका था? दाहिर का था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य जो था वो धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। दो ही रीजन थे। देखिए दोस्तों, रीजन क्या था? अरब अगर आक्रमण जो था, ये अगर धन लूटने भारत में आए तो क्यों आए? ठीक, और धर्म का प्रचार इनका दूसरा। देखिए, मेन मकसद तो धन लूटना था। ठीक, लेकिन इसका सहारा अगर ये न लेते तो मुस्लिम क्यों धन लूटने आते? उनके साथ इतनी बड़ी सेना ना आती ना। देखिए, धर्म का सहारा देकर हम पूरी जनसंख्या को एक तरफ मोड़ देते कि नहीं, पूरा देश एक तरफ हो जाता है जब भी धर्म का बात आ जाए। तो ये चीज़ आप समझिएगा कि उन्हें धन दौलत तो लूटना ही था, लेकिन वो इस्लाम धर्म का जो है सहारा ले लिए कि हम इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए चल रहे हैं, चलना हो चलो। सेना एकत्रित हो गई, चल दी। समझ आए कि नहीं? देखिए, हम भाई, जैसे हम यहाँ से अगर मान लीजिए हम यूपी के हैं, तो यूपी से हमें तमिलनाडु तभी, देखिए, एक तो है कि घूमने चले जाओ, एक होता है कि काम के लिए। भाई, अगर हम यूपी में सेटल नहीं है ना, तभी हम कहाँ जाएंगे? तमिलनाडु जाएंगे। यूपी में हमारा घर नहीं है, द्वार नहीं है, ये सब नहीं, तो हम कहाँ मूव करेंगे? तमिलनाडु की तरफ। समझ आया कि नहीं? या मतलब गुजरात जाएंगे या कहीं दूसरे देश चले जाएंगे। लेकिन अगर हम यूपी में सेटल हैं तो हम यूपी छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारी ज़िंदगी लग्जरी है अगर यूपी में, हमारे ज़्यादा खतरा नहीं यूपी में, तो हम नहीं जाएंगे, यूपी में रहेंगे। बस वही चीज़ यहाँ लगा दो कॉन्सेप्ट। ये लोग क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि ये वहाँ सेटल नहीं थे ना। समझा कि नहीं? वहाँ सेटल नहीं थे तो यहाँ पे आ गए। धन लूटना मेन मकसद था उनका, क्योंकि वहाँ धन की कमी रही होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा, थोड़ा डायमेंशन खोलना होगा अपने माइंड को, तब समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ अगला दिया है कि अरबों के सिंध पर विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चचनामा से मिलती है। अरबों ने सिंध में ऊँट का पालन व खजूर की खेती का भी प्रचलन किया। आगे बढ़ जाए। अगला दिया है महमूद गजनी। देखिए, महमूद गजनी का जन्म जो हुआ था वो 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। क्या था? सुबुक्तगीन। महमूद गजनी जो था, हम गजनी नाम लेंगे, महमूद महमूद बार बार नहीं कहेंगे। गजनी जो है 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वो 1000 ईस्वी में किया था। याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा है। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना। ठीक, इसके भी आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना दोस्तों, याद रखेंगे। ये भी सेटल नहीं था वहाँ पे, कहाँ? अरब क्षेत्र में, यानी अफगानिस्तान वाला जो एरिया था वहाँ ये सेटल नहीं था, तो ये इधर आ गया। समझेंगे? तो थोड़ा आपको समझना होगा चीज़ें, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी आप। अगला है जो गजनी था, गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था। देखिए दोस्तों, इन्होंने इस्लाम धर्म का जो प्रचार किया ना, वो तलवार के दम पे किया। पता नहीं कितने लोगों को काटा, मारा, बहुत सारा ये किया, खून खराबा खूब बहा इस्लाम धर्म का प्रचार करते समय ना। तो ये सारी चीज़ें थी। इसीलिए देखिए, मूर्ति भंजक यानी मूर्ति तोड़ देता था, आक्रमणकारी था ना।
तो आक्रामक था। अगला है कि महमूद गजनी ने 1526 के दौरान सोमनाथ के मंदिर यानी सौराष्ट्र गुजरात पर आक्रमण किया। महमूद गजनी का भारत पर अंतर आक्रमण जो था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था दोस्तों। किसके विरुद्ध था? जाटों के। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया है, गजनी ने गजनी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। यानी जो गजनी क्षेत्र है ना, अफगानिस्तान में पड़ता है, तो ये जो है एक विश्वविद्यालय की यहाँ स्थापना कराई। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी जैसे विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। अल बरूनी मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखता था। अगर हम बात करें शाहनामा की जो रचना थी वो फिरदौसी ने की थी। किताब उल हिंद अल बरूनी ने की थी। ये दोनों गजनी के साथ भारत आए थे। जो महमूद गजनी था उसके साथ भारत कौन आए? तो फिरदौसी आए थे जिन्होंने शाहनामा की रचना की, और अल बरूनी आए थे जिन्होंने किताब उल हिंद की रचना की। महमूद गजनी की मृत्यु जो हुई थी 1023 में हो गई थी। इनका कहानी द एंड हो गया। इनके बारे में जो जानकारियाँ थी आप जान गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, गौरी की तरफ चलते हैं। मोहम्मद गौरी भारत पर जो पहला आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर करता है, और दूसरा करता है 1177 में पाटन गुजरात पर। पाटन के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया। चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में हुआ। तराई का पहला दूसरा मैंने आपको बता ही दिया। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में गौरी जीता। ये चीज़ हम ऊपर देख ही चुके थे, तो यहाँ दिया ही नहीं है। ठीक दोस्तों, ये याद रखेंगे। चंदावर का युद्ध एग्जाम में कई बार पूछा है। ये 1194 डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौरी के साथ आने वाला प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। मोहम्मद गौरी की हत्या जो हुई थी वो 1206 ईस्वी में हो गई थी। आगे बढ़ जाएं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। देखिए, गुलाम वंश से ममलूक वंश 1206 से लेकर 1290 सारी डेट आपको पता हो। जितने भी ये दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं, गुलाम, खिलजी, लोदी या तुगलक, ठीक, उसके बाद लोदी, फिर उसके बाद जो है हमारा क्या आ जाएगा, देखिए, गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा हमारा गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, एक और कौन सा वंश बीच में, सिकंदर लोदी यानी इब्राहिम लोदी हो गए। बीच में एक और है दोस्तों, माइंड से देखिए स्किप हो गया हमारे, लोगों बता ही देते हैं। खिलजी वंश हो गए, सैयद वंश, सुगंध से सैयद हो जाएगा। देखिए कभी कभी होता है दोस्तों, माइंड तुरंत नहीं काम करता है, लेकिन याद आ जाता धीरे धीरे, जैसे जैसे अभी हम बढ़ते अपने आप आ जाता। लेकिन यहाँ क्लियर हो जाए तो इनकी पांचों की डेट आपको याद रखनी। किसकी? तो देखिए, गुलाम वंश की याद रखनी है, खिलजी वंश की कब से कब शुरू हुआ, जैसे अब देखिए 90 में ख़त्म हुआ, तो 90 से 1320 तक ये चलेगा, 1290 से 1320 खिलजी। फिर खिलजी के बाद तुगलक आ जाए, तुगलक के बाद सैयद, फिर लास्ट में लोदी। तो ये सब डेट आपको याद रखना है। मैं आपको बताऊंगा सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की, राजधानी बनाया। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे ना, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसके? मामलूक वंश के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के समय ये दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया तथा इसके बाद जो शासक बनता है वो इल्तुतमिश है। देखिए, वैसे तो बनते हैं देखो आराम शाह, लेकिन आराम शाह ज़्यादा दिन के रहते नहीं, इल्तुतमिश हरा के उन्हें मार डालता है, फिर इल्तुतमिश आ जाता है गद्दी। इक़्तिदार, वो कहाँ का इक़्तिदार था तो हम आगे देखेंगे। तो वो मतलब बैठ जाते हैं, तो वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं। समझ में कि नहीं? यानी ये लाहौर को बनाते कुतुबुद्दीन ऐबक, और इल्तुतमिश कहाँ? दिल्ली को बनाते हैं। ये लाहौर को बनाया। इन्हें लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान देता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी होता है, एग्जाम में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन झोपड़े नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी, मतलब इल्तुतमिश इसका दामाद गुलाम था। ठीक, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कराया, जो ये ऐबक का जो सेनापति था। समझा कि नहीं दोस्तों? इसमें बहुत सारी किताबें थी, लगभग सालों साल ये जलता ही रहा। समझा कि नहीं? अगला है, ऐबक की मृत्यु जब होती है 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाती है और इसे लाहौर में दफनाया जाता है।
ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या इल्तुतमिश ने की, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी दिल्ली को राजधानी। मैंने अभी बताया आपको। आगे बढ़ जाएं, बढ़ते हैं। अगला, एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलवाई, ठीक, चलाई। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यह इल्बरी तुर्क था। कौन था? इल्बरी तुर्क था, ठीक। तुर्कों में भी होंगी अपनी नस्लें। देखिए आगे अगर हम बात करें दोस्तों, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता था। समझा कि नहीं? देखिए ये मोस्ट मतलब इसमें अमीर भी लोग थे और जितने भी इम्पोर्टेंट इंसान थे वो सब इसी में 40 में ही थे। समझा कि नहीं? जितने इम्पोर्टेंट आदमी थे इसी में बलबन इसी का सदस्य था। समझ में कि नहीं? बलबन भी इसका सदस्य था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इसने चांदी के सिक्कों को टंका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा। देखिए अगर आप भूल जाते हैं कि चांदी और तांबे, इसमें टंका और जीतल, तो देखिए कुछ नहीं दोस्तों। देखिए तांबा यानी पीतल, मतलब देखिए तांबा, और देखिए इसमें ता है, अब यहाँ भी ता है। केवल यही ऐसे याद करने को बता रहा हूँ मैं। ता से तांबा, और देखिए यहाँ भी ता है, तो ये तांबा और जीतल हो गया। अब बात बचा क्या? चांदी टंका। समझा कि नहीं? तो हल्का सा है, मतलब अंतर केवल ता का है, लेकिन जीवन में कभी नहीं भूलेंगे अगर माइंड सही होगा तो, ठीक। आप बीमार ना हो, नहीं तो भूल जाएंगे। बाकी अगर आप थोड़ा भी सोचते होंगे तो आराम से याद रहेगा। मुझे इतने साल हो गया लेकिन मैं हमेशा अभी ऐसे ही याद किया हूँ, क्योंकि ये छोटा सा है, याद रहता है। अगला, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, इक्ता था, बदायूं का इक्तेदार था या गवर्नर था, तो यहीं का था। ठीक दोस्तों, मैंने कहा ना आगे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाए, बता ही चुका हूँ। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद से खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। अगला है, भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुई थी वो 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया। किसे? इनको। देखिए पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर जो है इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्तान, बहराम शाह। तो ये सब क्रम है, एग्जाम में पूछा जाता है। जब मैंने नेट JRF दिया था तो उसमें पूछा गया था। देखिए मैंने आपको बताया था कि सिख एक है, मतलब सिख गुरु जितने हैं उनका क्रम आता है। जो अगर आप थोड़ा लेवल ऊंचा है आपके एग्जाम का तो पूछा जाएगा क्रम। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत पूछ लेगा। उसके बाद दोस्तों उत्तर मुगल काल, बहादुर शाह, जहादार शाह, फर्रुखसियार, ये सब पूछ लेगा। या फिर मुगल काल का क्रम लगाने को आ जाएगा। तो ये सब याद रखना है आपको। देखिए एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे 200 टॉपिक हैं, अगर मान लीजिए किसी एग्जाम के कोर होंगे वो 200 टॉपिक, वहाँ से आना ही आना क्वेश्चन, तो वो 200 पे 100% आपकी पकड़ होनी चाहिए, ताकि 200 में अगर 200 टॉपिक है वहाँ से अगर 30-40 भी क्वेश्चन आपको मिल गए ना, आपका तो काम हो जाएगा। तो ये चीज़ है, हमेशा पढ़ने का तरीका होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है। और ये सब कैसे आएगा? तो प्रीवियस ईयर देखने से आएगा। समझेंगे नहीं? जितना प्रीवियस ईयर देखेंगे तो हमें लगेगा हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते, कहाँ से आते, तब समझ में आएगा। आगे बढ़ जाए। अच्छा देखिए, रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान की समाधि कितनी थी? तो 4 साल, 4 नहीं मान लीजिए 5 है दोस्तों, 1236 से 1240। ठीक। अगला, वो पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आती थी। ये अमीरों, मतलब जो अमीर थे या उलेमा थे, उनको शोभा नहीं देता था। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई थी। और देखिए जो तुर्कान चहलगामी था ना, हटाने की वो साजिश, यही रजिया सुल्तान को हटाने का साजिश उन्होंने ही किया। रजिया के कैरेक्टर को उछालना शुरू किया अल्तुनिया, और उनके साथ जो इनका घोड़ा था, जो घोड़े का वो करते थे, मूवी देखे होंगे आप उसमें, तो धर्मेंद्र बने हैं, नाम अच्छे है, देखो थोड़ा माइंड से, कहाँ के थे? मोरक्को के थे, नाम चलो बताएंगे दोस्तों। ये अल्तुनिया हमारे माइंड में चल रहा है, लेकिन ये नहीं है, वो दूसरे हैं। ठीक, अभी आएंगे आगे तो बताऊंगा। तो ये डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। 1246 में नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की हत्या के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। कहते हैं कि बलबन ही जहर दे दिया था दोस्तों खाने में। जो भी हो, कहानियाँ हैं, इतिहास में तो बहुत कुछ है, लेकिन इतिहास हम बताए ना, इतिहास हम वही मानेंगे जिसके साक्ष्य हो उपलब्ध। अगर कोई इंसान कह रहा है कि वो गलत थे, ये सही थे, फलान धमकान कह रहा है, तो कह दो हमें ऐसे हम नहीं मानेंगे, हमें साक्ष्य दिखाओ, एविडेंस। अगर एविडेंस आपके पास नहीं तो इतिहास हम माने ही क्यों? समझेंगे नहीं? तो ये सारी चीज़ें।
आगे अगर हम बात करें तो बलबन का वास्तविक नाम कौन है, तो बहाउद्दीन है। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने कई बार दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। बलबन ने 40 तुर्क अमीर व गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। रीजन मैंने आपको बताया ना कि वो संगठन बनाते थे कि किसे बनाना है, क्योंकि जब मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि राजतंत्र में क्या होता है, अगर राजा मजबूत है तब तो किसी की नहीं चलेगी। अगर राजा नहीं मजबूत है तो देखो सेनापति कहीं हत्या करके बैठ जा रहा है गद्दी पे, तो अभी कल वाली क्लास में ही तब तो मैंने बताया आपको कि कहीं देखोगे मरुत्तर काल के बाद सेनापति हत्या करके कहीं बैठा जा रहा है गद्दी पर, या उनको कब्जा ले रहा, अपना नया वंश बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ, राजतंत्र में राजा मजबूत होगा, लोकतंत्र में जनता, दोनों में अंतर है। अगर राजा कमजोर हुई तो राजतंत्र खत्म है, खतरे में है। और अगर लोकतंत्र में जनता कमजोर हुई, अगर तो जनता कमजोर है तो सीधी सी बात लोकतंत्र खतरे में है। समझे कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हमें समझना है। तो वही चीज़ है कि ये देखिए संगठन जो था अमीर व गुलामों का, ये चहलगामी, तुर्कान चहलगामी, ये 40 जो तुर्क थे ये डिसाइड करते थे ना कि कौन बनेगा शासक, कौन बनेगा शासक इसके बाद। तो देखिए बलबन मजबूत था, होशियार था। इसने क्या कहा कि ये जो षड्यंत्र रचते हैं ना, इन्हीं को पहले समाप्त कर दो। तो ये देखो षड्यंत्र को ही समाप्त कर दिया। समझे कि नहीं? तो ये थोड़ा सा अंतर है। आप मतलब हल्का फुल्का अगर दिमाग लगाएं तो बढ़िया माइंड आपका क्लियर। देखो मैं जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूँ, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन हर जगह अप्लाई होगा, चाहे वो पॉलिटी में, जियोग्राफी, मतलब जियोग्राफी में तो नहीं लगेगा लेकिन पॉलिटी वोल्टी में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और समझने को, समाज को समझने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा। बलबन ने सिजदा और पैबोस नामक प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज बनाने की प्रथा की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। देखिए सेना क्या करती, सेना कहती अर्ज करो, मतलब अपने पीएम से या गृह मंत्री से कहती है अर्ज करो, पाकिस्तान में 2 मिनट में धो के चले आएंगे पाकिस्तान को। तो अर्ज यानी अर्ज करो, सेना, दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद करना पड़ेगा। बलबन ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। ठीक दोस्तों, अगला है बलबन ने दैवीय अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि जो थे अमीर खुसरो रहते थे। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लौ और रक्त की नीति चलाई। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैम्यूवर्स था। गुलाम वंश का अंत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। इनकी हत्या करके ये बैठ गए। मैंने आपको बताया ना, राजतंत्र में यही प्रॉब्लम है, राजा अगर मजबूत नहीं है तो कोई भी राजा को मार के बैठ जाएगा गद्दी पे। राजतंत्र में राजा का मजबूत होना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते, खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। ठीक, इसकी एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। ये इनसे बिना पूछे जो है धन लूटने चला जाता है। ठीक, अभियान करना शुरू कर देता, जमा कर देता, फलान धमकान, कहानी बहुत है लेकिन वो हमें नहीं सुनना है। हमें इतना देखिए, क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, तो हमें इसके बारे में जानना है सारी चीज़ें। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, तो अली गुरसफ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी पहली बार और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। दोस्तों एक चीज़ आप बताइए, अगर मैं स्थायी सेना रखूं और नगद उन्हें वेतन देना शुरू करूँ तो वो सेना हमारे प्रति ज़्यादा लॉयल होगी, ज़्यादा निष्ठावान होगी, उसकी श्रद्धा हमारे प्रति ज़्यादा होगी। समझना कि नहीं? और अलाउद्दीन के खिलजी के समय मंगोलों का आक्रमण भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब इन सबको सेना रखे हैं और स्थायी सेना है, वेतन भी देना है, तो उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने पड़े। तो इनके लिए क्या आएगा? बाजार नियंत्रण प्रणाली। समझे कि नहीं? हर चीज़ को एक दूसरे से लिंक करोगे तो आराम से देखोगे कि जो है चीज़ें सही है, मतलब बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है सब। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा व सीकरी का निर्माण का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि 1000 का खरीदे थे, 1000 दिनार का। अगला, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। जितनी भी विजय दक्षिण की थी वो मलिक काफूर के उसमें थी। घोड़ों को दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। आप देखे होंगे रणवीर, उनकी रणवीर की मूवी ना, रणवीर सिंह, तो उनकी मूवी देखे ही होंगे अलाउद्दीन खिलजी वाली, तो उसमें आप जानते ही होंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया। मैंने बताया ना, मंगोल का आक्रमण कई बार हुआ, तो सेना इंपॉर्टेंट है तो रखना पड़ेगा। देवगिरी पर द्वितीय आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में कब किया?
तो ये दोस्तों किए थे 1307 से 1308। वैसे अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण है ना, या मतलब अभियान है, इनका क्रम लगाने को आता है, तो आपको याद रखना है। ठीक, मैंने आपको एक दो बार टिरी बताई होगी, अगर याद होगा तो, कि किस हिसाब से पहले इंसान को, पहले जो है वहाँ गया कहाँ, रण, रण में गया, फिर रण में लोगों को चित्त किया, यानी रणथंभौर चित्तौड़, गुजरात पहले हुआ, गुजरात रणथंभौर चित्तौड़, फिर जब चित्र कर दिया रण में, फिर उसके बाद माल आ गया यानी मालवा। तो ये थोड़ा तरीका मैंने एक निकाला था, तो वो तरीका मैंने आपको बताया था कि डेट अगर नहीं याद है, ये तरीका याद है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो जाती है। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन कर आता था। मुबारक खिलजी की हत्या इसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जस्ट वही चीज़, राजा मजबूर कमजोर, सेनापति या वजीर आक्रमण हत्या करके बैठ गया गद्दी पर। खुसरो की हत्या गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने की। अब खुसरो इनको मारा, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने इनको मार के एक नए वंश की स्थापना की, तुगलक वंश। 1320 से 1414। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने कई बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। इस नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे 56 कोट कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, दिल्ली अभी बहुत दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो होती है वो 1325 ईस्वी में जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो जाती है। जौना खां दोस्तों यही है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक को कहते GST, मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ GBT, GST नहीं, GBT। एक सेकंड दोस्तों, जय हो। ठीक, हम माइक नहीं बंद कर सकते थे, तो मजबूरी है हमारी। देखिए यहाँ है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। देखिए दोस्तों, कभी कभी होता है कि कोई इंसान पढ़ा लिखा तो बहुत होता है, लेकिन उसे अक्ल कम होती है। तो वही है दोस्तों, ये योग्य तो बहुत था, शिक्षित भी बहुत था, लेकिन इसने जितने भी निर्णय लिए उसके सब निर्णयों पे पानी फिर गया। हम अभी देख रहे हैं कौन कौन से निर्णय लिया। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, MBT को पागल बादशाह भी कहा जाता था। इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान अमीर को ही विभाग का गठन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया और इसका नाम दौलताबाद रखा। वह फिर 1335 यानी 33 में बदला, 35 में फिर अपनी राजधानी दिल्ली ले आया। अब सोचो, जो इंसान यहाँ से गए वहाँ, वहाँ से यहाँ, उनका हालत खराब, गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं इसके प्रति। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, क्योंकि इसका राजकोष जो था उसमें कमी आ गई थी चांदी की, सोने की, तो ये सांकेतिक मुद्रा शुरुआत किया। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्यौहार में भी भाग लेता था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था। देखिए मैंने आपको कई सारे बताया, फाहियान, यान से कौन आया, दित्य यानी दैत्य, विक्रमादित्य। ठीक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, फाहियान। हर्षवर्धन, ह्वेन सांग, यानी वैन में सॉन्ग सुन रहे हैं तो हर्ष होगा, यानी हर्षवर्धन हो जाएगा। तरीका बताता। डाईमेकस यानी यानी डाई हम लगाएंगे तो मेकस को मेकअप कर लेंगे, डाई हम मेकअप की तरह लगाएंगे। जो डाई लगा रहे हैं मेकअप, यानी डाई और मेकअप हम कैसे करते हैं, बिंदु 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 बिंदु, बिंदुसार, याद होगा बिंदुसार। डायनोसियस यानी डायनोसियस, तो डाइन है उसमें, डायनोसियस में डाइन है। अब डाइन आएगा तो शोक हो जाएगा, तो अशोक हो जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको याद। अब जैसे ये देखो, इब्न बतूता, तूता यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तो थोड़ा सा हल्का हल्का साउंड आएगा, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, तो थोड़ा सा याद कर रखें। तो 1300, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है कि इब्न बतूता ने किताबुल रहला, मतलब रहला एक याद रखेंगे, सिंपल नामक पुस्तक लिखी। विदेशी यात्री इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। यानी उल्टा सीधा कहते थे, इसीलिए वो राजधानी ही बदल दिए। ये कौन कहता है, तो यही इब्न बतूता कहता है। कौन सी पुस्तक में, रहला पुस्तक में। इब्न मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो हुई वो 1351 ईस्वी में हुई थी। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। इसने उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया था। ठीक,
ये कौन है, यफेष्टी है, ये है यफेष्टी, ठीक। फिरोज शाह तुगलक। अगला दिया है, इसने करा, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में संस्कृत से फारसी भाषा में हिंदू ग्रंथों के अनुवाद की व्यवस्था की। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद जैसे 300 नगरों की स्थापना की। दोस्तों ये नगर क्यों बनवा रहा है, इतने नगरों की स्थापना कर रहा है? देखोगे हजारों संख्या में बाग लगा, देखिए फलों के बाग लगवाए, दासों की संख्या इसके समय अधिक थी। मेरठ और टोपड़ा के अशोक स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित करवाया। बड़ी नहरों का निर्माण करा। देखिए पहले जो नहर का निर्माण हुआ या विकास हुआ गैसुद्दीन तुगलक के समय हुआ, लेकिन ज़्यादा मात्रा में किसके समय हुआ, फिरोज शाह तुगलक। देखिए बाग बनवाना, नहर, ये सब क्यों कर रहा है, राजकोष खाली है। एमबीटी जब था उसी के समय राजकोष खाली हुआ। तो समस्या इसके सामने दो है, पहली जनता को खुश करना है, इसके वजीर अमीर इनको सबको भी खुश करना है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका राजकोष खाली है, तो सीधी सी बात है फलों के बाग लगाएगा, नहरों का निर्माण करेगा, सिंचाई अधिक होगी तो कर राजस्व प्राप्ति होगी। समझ में आया कि नहीं? तो हर चीज़ का लॉजिक है, उस लॉजिक को हमें ढूंढना है। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। अगला है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। सैयद वंश का देख लेते हैं, 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां ने तैमूर की सहायता की थी। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिज्र खां के पुत्र मोहम्मद मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, अगला सैयद वंश का शासनकाल था तो कितना, 37 वर्ष तक चला। तारीख मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। लोधी वंश के बारे में देखते हैं दोस्तों, ये तो 1451 से 1526 जब बाबर का आक्रमण होता है, पानीपत का पहला युद्ध, तब तक ये चलता है, ठीक। लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने किया। यह 1451 ईस्वी में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लोधी वंश प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां या सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की, जो 1504 ईस्वी में की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। गुलदुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। देखिए ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, आगरा शहर की स्थापना 1504 में, कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। सिकंदर लोधी ने भूप मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना जारी किया। मोठ की मस्जिद यानी 1505 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोधी के वजीर मियाँ भुआं द्वारा निर्मित की गई थी। गले की बीमारी के कारण सिकंदर की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो जाती है। मृत्यु के दिन ही इसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोधी राजगद्दी पर बैठता है, यानी बड़ा पुत्र। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था। आगे अगर हम बात करें, काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए लाहौर पंजाब के गवर्नर दौलत खां और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने बुलाया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही चीज़ है, अभी जो ये हुआ था ना, अभी बवाल जो मचा था, कौन सा बवाल, अभी ये जो लाड़ा सांगा को गद्दार बोले थे, या और भी, मतलब देखिए नेताओं में तो ये सब बहुत चलता है, ठीक। उन्हें वोट से मतलब है, वो किसको, वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। अभी देखो बताओ, 400 साल पहले औरंगजेब की कब्र पे चल रही थी राजनीति। अरे हम 70 की बात के 2047 में हमें विकसित बनना है, ये सब बातें न करके हम और सब चीज़ों पे बात करें। लेकिन अब क्या ही कहें यार, एक मूवी से समाज प्रभावित हो रहा है। इतिहास देखिए, इतिहास लिखता कौन है दोस्तों? देखिए जिसके सरकार, जिसके हाथ में पावर, वो इतिहास अपने अनुसार बदल देता है। समझे कि नहीं? ये सब पावर का गेम है दोस्तों, बस इतना समझिए। इसमें पिसता कौन है? हम सब लोग पिस जाते हैं, समझे कि नहीं? तो इसमें जैसे यहाँ पे देखिए, बाबर को बुलाया किसने था? और राणा सांगा, इसमें नहीं दिया राणा सांगा। लेकिन दोस्तों रियल बताएं, जब हमें पहली बार पढ़ाया गया था, जब हम इंटर पास करके आए थे, तो उसमें भी राणा सांगा था। वो कॉपी हम बेच दिए हैं, मतलब हमारे पास नोट था वो हम बेच दिए, उसमें भी लिखाए थे जबकि। तो ये मतलब गलती तो इतिहास की है ना। तो ये चीज़ है, समस्याएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे पहले खतौली के युद्ध में पराजित किए थे, और भी बहुत सारे युद्ध में उनको पहले ही पराजित किए थे। तो ये कहना भी गलत है। लेकिन अब दोस्तों इतिहास है, क्या ही कहें, तो उस पर जो भी है ठीक ही है। देश में अलग कहानी चल रही है। देखिए
ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ भी इन लोगों का नाम दिया हुआ है। अब देखिए 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ थी, समझ में आई, बस बहुत है। तो हमारा ये दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम बाबर के ऊपर कूद पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाबर को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आया है दोस्तों और आएगा भी। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। अगला है विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। यह बाबर के समकालीन था। ठीक दोस्तों, अष्ट दिग्गज कृष्ण देव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता है। किसे? 8 कवियों को। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तालीकोटा राक्षस तांगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं, हम लोग बढ़ जाते हैं। अभी हम बाबर के ऊपर आ रहे हैं, कूद पड़ेंगे इनके ऊपर दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में जफर खां या हसन गंगू ने की थी। 1347 ईस्वी में सरदारों एवं अमीरों के जफर खां हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर शासक बनाया था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। अगला, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम एहसानाबाद रखा था। अगर हम आगे बात करें मुगल साम्राज्य, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता बाबर की कहानी। 1526 से 1530 ईस्वी तक 4 साल ये भी जीवित रहते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1526 ईस्वी में बाबर जीत गया। बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। इसका वास्तविक नाम दोस्तों था जहरुद्दीन मोहम्मद। मुगल संस्थापक बाबर जब लगभग 12 वर्ष का था तब इसे 1494 ईस्वी में परगना राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। फरगना। ठीक है दोस्तों, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का भारत में प्रथम अभियान जो था 1518-19 में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था। आगे अगर हम बात करें तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति या तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली व मुस्तफ़ा खां बाबर के 2 तोप निशानेबाज थे या तोपची थे। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध होता है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई और इसने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ जिसमें बाबर की जीत होती है। घाघरा का युद्ध होता है, इसमें क्या होता है तो बाबर और जो है बंगाल और बिहार के संयुक्त सेना के बीच हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु की बाबरी बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा जिसका अनुवाद मुख्य रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ये किसके दरबार में थे तो अकबर के साथ थे। ठीक, ये भी इनके भी दरबार में थे लेकिन इनका नाम उसमें ज़्यादा सुनोगे आप अकबर के दरबार में। अगर हम बात करें तो बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। बाबर की मृत्यु जो हुई थी तो वो 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। जो बाबर का मकबरा ये काबुल अफगानिस्तान में है। तो ये सब देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भर भर के दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दिक्कत क्या है हमारे यहाँ, दिक्कत भी क्या है, दिक्कत यह है कि हम पढ़ किसे रहे बाबर को, तो एग्जाम में यही सब क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं बार बार, तो हमें मजबूरी हमारा पढ़ना है। अभी ये क्वेश्चन महाराणा प्रताप पे पूछना शुरू कर दे तो उनके बारे में नॉलेज इंसान को होना शुरू हो जाए। अभी ये मतलब किसी और महाराज छत्रपति शिवाजी से खूब सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, अभी हम लोग उनको पढ़ना शुरू कर दें, इतिहास उनके बारे में जानना। किताबों में पढ़ाया ही हमें थोड़ा सा जाता है उनके बारे में, और इनके बारे में भर भर के पढ़ाया जाता है। देखो, पढ़ाओ इनके बारे में भी उनके बारे में भी, ताकि क्लियर रहे ना इंसान पूरी तरह से। लेकिन यह है कि एक पक्ष को दिखाया जाता है, दूसरे को थोड़ा कम किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें डाउट बन जाती हैं। समझा कि नहीं? तो यही सब है, बाकी तो ठीक है यार, हम लोगों का काम है भैया पढ़ना पढ़ाना, जो सही है वो सही है यार, अब इसमें क्या है। देखिए, अगर हम बात करें हुमायूं, देखिए 1500 200 आप लोग बुरा ना मानिएगा प्लीज़ यार है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ज़्यादा ये सब इस पे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब मुद्दा फिर अलग हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। देखिए, हुमायूं की अगर हम बात करें 1530 से 40 में बिलग्राम का युद्ध होता है, या हम कन्नौज का युद्ध कहें तो ये शेरशाह सूरी जो है इनको पराजित करता है और हुमायूं ईरान चला जाता है भारत छोड़कर।
ठीक। तो उसके बाद 55 में फिर आ जाता है, जब उत्तराधिकारी कमज़ोर होता है शेरशाह का, तब फिर आ जाता है आक्रमण करने। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब जब राजतंत्र में राजा कमज़ोर होगा तो उस पर आक्रमण करने के लिए लोग बैठे हैं, चाहे वो बाहरी हों चाहे वो, देखिए हमारे यहाँ क्या था, राजाओं में आपसी मतलब मतभेद था, आपसी मतभेद था, उसका फ़ायदा बाहरी लोगों ने उठा लिया, उठाया कि नहीं। ये सब चीज़ें हमें इतिहास ही तो बताता है कि हमें एकता बना के रखनी है, हमें कैसे रहना है, तो ये सब चीज़। लेकिन आज हमारे यहाँ लोकतंत्र है, समझ, यानी हमारे यहाँ जनता पावर में अगर आप किसी भी सरकार को मेजोरिटी में जिता दें, यानी खूब बहुमत दे दें और उसकी लोकसभा में खूब सीटें आ जाए, राज्यसभा में भी, राज्यसभा में रहती ही हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि वो किसी मतलब देखिए हमारे यहाँ क्या है, कानून कानून हमारे यहाँ जल्दी ना बने, लेट से बने, लेकिन उस पर खूब चर्चा हो, बहस हो, खूब हो, तो हमारे लिए वो बेटर है। लोकतंत्र में यही तो खासियत है, हमारे यहाँ संसदीय प्रथा है, क्योंकि कानून लेट बने लेकिन अच्छा बने, उस पर चर्चा हो, तर्क हो, वितर्क हो, सब पक्ष अपने विपक्ष अपना तर्क रखे, पक्ष अपना रखे, उसके बाद एक बेहतरीन कानून फिर निर्माण होगा। लेकिन जब सत्ता में सीट अधिक है मान लीजिए किसी की, जैसे पहले कांग्रेस की खूब थी 75 के आसपास, तो देखो इंदिरा गांधी किसी की नहीं सुनती थी, ठीक। वैसे ही मोदी जी की सीट आई जब 2019 में, बहुमत से जीते 300 पार, किसी के नहीं सुन रहा था। मैं तो एक वो देख रहा था, ऐसे चैट जीपीटी डाला था, मुझे मतलब डाउट रहता तो मैं क्लियर करता हूँ, तो उस पर मैंने देखा संसद में बहस ही नहीं होती थी किसी कानून पे, हवा में अध्यादेश 12 से एक साल में 12 बार आता था अध्यादेश, जबकि ये बहुत मतलब उस तरह की सिचुएशन होगी तब आना चाहिए। तो ये चीज़ है, तो विपक्ष का मजबूत होना इम्पोर्टेंट है, और मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र खासियत यही है दोस्तों, समझा कि नहीं। तो हमारे यहाँ इसीलिए जो मतलब ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं वो खुद कहते हैं कि मतलब किसी को बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में नहीं जिताना चाहिए, इतना जैसे गठबंधन की सरकार हमेशा निर्णय अच्छा लेती है, अगर गठबंधन से जितने भी गठबंधन की सरकार है दोस्तों आप देखेंगे कि वो मतलब डरा करते हैं निर्णय लेने से पहले, सबकी सहमति इंपॉर्टेंट है उसमें, हर चीज़, तो निर्णय कानून अच्छा बनता है और देश के लिए भी वो अच्छा होता है, समझ में कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वही है राजतंत्र में राजा का मजबूत होना। राजा कमज़ोर हुआ, उत्तराधिकारी कमज़ोर हुआ राजा का, तुरंत मारा जाएगा, दूसरा उस पर कब्जा कर लेगा। तो वही चीज़ आप देखेंगे यहाँ आगे चलते स्टार्ट करें, बढ़ते हैं। देखिए प्रथम बार हुमायूं ने 1530 ईस्वी में गद्दी पर, देखिए मेरा जो है राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ठीक, मैं जो बता रहा हूँ आपको वो रियल है, तो ये चीज़ मान के चलिए और समझिएगा, खुद ही आप जानेंगे धीरे धीरे, जब पढ़ेंगे माइंड डेवलप होगा तो आपको खुद ही समझ में आएंगी चीज़ें, जो मैं कह रहा हूँ सही भी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए अगर हम बात करें प्रथम बार हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना की। चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेरशाह की जीत होती है। देखिए दोनों युद्ध में शेरशाह जीता है दोस्तों, क्यों, क्योंकि वो मजबूत था और हुमायूं कमज़ोर थे, तो पीटे गए, समझ में कि नहीं। तो ये दोनों युद्ध याद रखेंगे डेट, चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। आगे बढ़ जाएं, अगला देखो सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555, देखिए सरहिंद के युद्ध में हुमायूं दोबारा से गद्दी प्राप्त करता है दिल्ली की 1555 में। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, हुमायूं सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला, रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर होती है, ठीक। आगे बढ़ जाए, शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1540 से 1545 तक शासन रहता है इनका। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद खां, इसके पिता का नाम हसन खां था। कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य हुई थी। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1540 ईस्वी में, लगभग 68 वर्ष की उम्र में बैठा था। देखिए एज भी इसकी ज़्यादा हो गई थी दोस्तों, और अगर ये कालिंजर के उसमें जो है अगर इनकी डेथ ना होती दोस्तों, तो शायद भारत का इतिहास ही कुछ और होता, समझा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें समझना होगा और जानना भी होगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे। देखिए अगर हम आगे बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ शेरशाह सूरी, देखिए हाँ यहाँ हम लोग देख चुके हैं ना। यहाँ अगर हम बात करें शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर 1540 में लगभग 68 वर्ष की उम्र में बैठा था। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहते हैं। शेरशाह सूरी ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने शासनकाल में अनेक सरायें निर्मित करवाई। दोस्तों देखिए बाहर जो है वो थोड़ा कुछ कटाई चल रही है तो आवाज़ आ रही होगी, ठीक। हम लोग टाइम देख लेते थोड़ा, तो उस हिसाब से काम करते, ठीक। थोड़ा ये देख लेते शेरशाह अकबर को, फिर पढ़ेंगे कल से, ठीक दोस्तों यहाँ से, क्योंकि बाहर बहुत आवाज़ आएगी फिर।
अगर हम बात करें शेरशाह सूरी ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने शासनकाल में अनेक सराहें निर्मित करवाई। ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण हुई। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में स्थित दीन पनाह को विध्वंस कर पुराने किले का निर्माण कराया। मैं सोच रहा था दोस्तों आज मैक्सिमम कंप्लीट कर लेंगे, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे दोस्तों, ज़्यादा बचा नहीं है। अगर हम स्पीड से पढ़ेंगे 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, कल हम आधुनिक भारत से भी आगे बढ़ जाएंगे, तो कोशिश करेंगे 2 क्लासों में हो जाए ताकि जो है सही रहे। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों। और एक तो फैक्ट दिया इम्पोर्टेंट, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट, कोई चीज़ मतलब फर्जी नहीं। मेरा मानना ये देखिए दोस्तों, पहले ये पुस्तक इतनी मोटी नहीं थी, 130-40 पेज की थी, लेकिन इस बार ये 235 है, 245 है सॉरी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। मैं पहले पढ़ चुका हूँ, 2 बार पढ़ा हूँ ये लो बुक, इससे पहले जब नई थी 2 कि 3 बार पढ़ चुका हूँ, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं थी दोस्तों, तो ये थोड़ी ऐड हुई हैं चीज़ें, तो इसीलिए मैं कहता हूँ इसे ज़रूर पढ़िए। आप लोग खरीदिए ना, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको मन होगा ले भी लीजिएगा बाद में, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जो चीज़ें समझा रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करिए। अभी जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, विशेषाधिकार पढ़ाएंगे, अरे मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे दोस्तों, तो आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे भी होता है हमारे यहाँ। अभी बहुत सारी चीज़ें आप जानते ही ना होंगे, समझे कि नहीं। यहाँ तक कि सांसदों को नहीं पता कि उनके विशेषाधिकार क्या हैं, उन्हें कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम सब चीज़ देखेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते रहिए, सपोर्ट करिए, थोड़ा मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।